नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सीटेट का एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है, सिर्फ 1 महीने का समय बचा है और इस 1 महीने में तैयारी बेहतर ढंग से कैसे करनी है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीवियस ईयर 2015 से 2025 तक के सॉल्व कर लीजिए। मैं वादा करता हूँ आप 120 का स्कोर बहुत आसानी से करके आएंगे। आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखिए, सारे प्रश्न वही रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, नए प्रश्न नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं। चलिए देखते हैं। 2015 से 2025 तक के सभी प्रीवियस ईयर में सॉल्व करवाऊंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश के आधार पे 121 1 से 8 तक के जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग 121 से 128 तक के और हमारे प्रश्न पत्र में 1 से 8 तक के प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं एक गद्यांश को। तो इसमें सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप एक बार प्रश्नों को देख लें कि प्रश्नों में क्या पूछा जा रहा है। 1 से 8 तक के जो प्रश्न हैं उनको एक बार आप देखें और उसके बाद गद्यांश में आके फटाफट टिक लगाते चले जाएं। या फिर आप एक गद्यांश को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप पहले प्रश्न को करेंगे, फिर उसको ढूंढने के लिए गद्यांश में आएंगे, दूसरे को पढ़ेंगे, फिर पढ़ने के लिए गद्यांश में आएंगे। इस तरीके से आपको बहुत समय बर्बाद होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गद्यांश में प्रश्नों को देखना है। प्राचीन हिंदी में बेल को क्या कहा जाता था, आपने इसको देख लिया। अगला क्या पूछा है, भारत में बेल की खेती होती है। बेल वृक्ष के किस अंग में औषधीय गुण नहीं होते हैं। बेल वृक्ष के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। और ये बेल वृक्ष की छाल होती है। शेष ऐसे ही पूछे हैं। 1 से 4 प्रश्न हैं जो गद्यांश से बहुत अच्छी तरीके से, तो हम देख लेते हैं फटाफट। गद्यांश को पढ़ते हैं और तुरंत टिक लगाते चलेंगे। देखना आप 1 मिनट में हम 7 से 8 प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। बेल वृक्ष अपने वंश का अकेला वृक्ष है। भारत में बेल वृक्ष जंगली अवस्था में हिमालय के शुष्क पर्वतीय भागों में 1350 मीटर तक की ऊंचाई वाले भागों में देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही यह मध्य भाग में और दक्षिण भारत में भी मिलता है। इसे देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्राचीन हिंदी में इसका नाम श्रीफल है। क्या पूछा गया था पहला प्रश्न, याद करिए आप लोग। प्राचीन हिंदी में बेल को क्या कहा जाता था, श्रीफल। पहले प्रश्न को आप फटाफट टिक मार दीजिए। अगला देखते हैं। वर्तमान समय में श्रीफल नारियल को भी कहा जाता है। भारत में बेल की खेती लगभग सभी स्थानों पर होती है। ये प्रश्न आया था, भारत में बेल की खेती होती है तो कहाँ होती है, सभी स्थानों पर। दूसरा ऑप्शन हो गया आपका। इसे ऐसे स्थानों पर भी उगाया जा सकता है जहां अन्य वृक्ष नहीं उगाए जा सकते हैं। बेल में तापमान का उतार चढ़ाव सहन करने की कैसी क्षमता होती है, अद्भुत क्षमता होती है। यह 7 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर लेता है और अपना विकास करता है। इस वृक्ष की ऊंचाई लगभग 10 से 15 मीटर तक की हो सकती है। कभी कभी 18 मीटर तक ऊंचे बेल भी देखने को मिल जाते हैं। बेल का तना अधिक मोटा होता है। बेल वृक्ष के तने उसकी उपशाखाओं की छाल मोटी कोमल परदार होती है। यह पतझड़ मौसम में पूरी तरह पर्णविहीन हो जाता है और इस पर धीरे धीरे नई पत्तियां आ जाती हैं। बेल वृक्ष की ताजी और नई पत्तियां कोमल और चमकदार हल्का गुलाबीपन लिए होती हैं। बेल वृक्ष के बीज को छोड़कर इसके सभी अंग औषधीय महत्व के होते हैं। अब देखिए आप पहला प्रश्न, प्राचीन हिंदी में बेल को क्या कहते हैं, श्रीफल। दूसरा देखिए, भारत में बेल की खेती होती है लगभग सभी स्थानों पर। डी आंसर सही हो जाएगा। बेल वृक्ष के किस अंग में औषधीय गुण नहीं होते हैं, तो बीज में नहीं होते हैं। अब देखिए आपको 3 प्रश्न करने में क्या 10 सेकेंड भी लगे हैं, नहीं लगे हैं। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया है, प्रश्नों को पहले पढ़ लिया और उसके बाद गद्यांश से फटाफट इनको उड़ा दिया है। और देखिए, बेल वृक्ष के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, निगेटिव को आपको हाईलाइट कर लेना है। इसकी पत्तियां कोमल और चमकदार होती हैं, यह सही है। इसकी ऊंचाई 10 से 15 मीटर की होती है, ये भी सही है क्योंकि हमने पढ़ा था। बहुत कभी कभी ऐसा हो जाता है कोई 18 मीटर तक का हो, लेकिन 10 से 15 मीटर के ही अमूमन होते हैं। इसे ऐसे स्थानों पर भी उगाया जा सकता है जहां अन्य वृक्ष नहीं उगते हैं, ये भी सही है। इसकी पत्तियां कठोर व गहरे रंग की होती हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, इसकी पत्तियां, बेल वृक्ष की ताजी और नई पत्तियां कोमल और चमकदार
हल्का गुलाबीपन लिए होती हैं, पढ़ा था ना। तना शब्द कैसा है हमारा, तो तना शब्द क्या हो जाएगा, जातिवाचक। ये आंसर सही हो जाएगा। अब हमें समय नहीं लगेगा, अब हम प्रश्नों को फटाफट करते जाएंगे। वेल वृक्ष की छाल कैसे होती है, तो वेल वृक्ष की छाल मोटी, कठोर और परतदार। कहाँ दिया है, सी में दिया है, सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, पर्ण विहीन में समास कौन सा होगा, पत्तों से विहीन, तत्पुरुष समास हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। बेल में सहने की अद्भुत क्षमता होती है, क्या होती है भैया, तापमान में उतार चढ़ाव सहने की। अब देखिए 8 प्रश्नों को करने में मुझे नहीं लगता 1 मिनट से अधिक का समय लगा होगा आपको। अब अपनी स्ट्रेटजी अपनाइए, चैनल में कौन क्या बता रहा है वो स्ट्रेटजी काम नहीं आएगी। आपको क्या अच्छा लगता है कि आप पहले गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नों को करने में सहज महसूस कर रहे हैं। अगर आप सहज महसूस कर रहे हैं तो आप अपने तरीके से अपने खुद की ट्रिक बनाइए, अपना खुद का फार्मूला बनाइए और अपने तरीके से उनको उड़ाना सीखिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। एक फिर से गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश से 9 से 15 तक के सभी उपयुक्त उत्तर बताने हैं आपको। जो प्रश्न दिए गए हैं उनके गद्यांश से छांट करके। चलिए इसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। पहले इस बार हम गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऑप्शन तक जाएंगे। इसमें भी अगर आप पहले गद्यांश को पढ़ते हैं तो क्या करना है, गद्यांश को बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा और जो आपको लगता है कि गद्यांश में कुछ ऐसा है जो विशेष बता रहा है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, हाईलाइट करना पड़ेगा, तभी वो अपना सही तरीके से समय आप बचा पाएंगे। यदि हमारे वृक्ष स्वस्थ हैं तो निश्चित मानिए हम भी स्वस्थ हैं। हमें तो प्राणवायु उन्हीं से मिलती है। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं या उन्हें देते हैं और वे बदले में ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे जीवन की हर गतिविधि के लिए आवश्यक है। हमारे स्वास्थ्य का हर बिंदु ऑक्सीजन की उपलब्धता से अनुप्राणित है। भले ही यह बात हमें कल्पना लोक की लगती हो, लेकिन यह वैज्ञानिक प्रमाणिकता भी रखती है। इसमें रत्ती भर भी संदेह करने की गुंजाइश नहीं है। हम यदि अपने आसपास खड़े वृक्षों की रक्षा का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लें तो निश्चित मानिए हमने अपने स्वास्थ्य को लंबे समय तक स्वस्थ रहने की गारंटी प्राप्त कर ली है। वृक्षों की रक्षा में ही हमारे जीवन की सुरक्षा का राज छुपा हुआ है। कहा जाता है कि एक स्वस्थ मन हजारों सोने के सिंहासनों से कहीं अधिक मूल्यवान है। ये हजारों रुपए की बात है, क्योंकि स्वस्थ मन ही स्वस्थ समाज और स्वस्थ देश की रचना करने में समर्थ है। कुत्सित विचारों वाले लोग अपने जीवन तो चला सकते हैं, लेकिन समाज और देश को नहीं चला सकते। करोड़ों परिवारों के सुनहरे भविष्य के बारे में वही चिंतन, मनन और सृजन कर सकता है जो व्यर्थ के लालच, मोह व षड्यंत्रों से मुक्त हो और जिस पर किसी भी प्रकार की कोई अनुचित दबाव ना हो। अब हम प्रश्नों को देखेंगे। हमारा स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है, तो स्वस्थ वृक्षों पर निर्भर करता है। अगर वृक्ष स्वस्थ होंगे तो क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य भी स्वस्थ होगा। ये आंसर सही हो जाएगा। हमारे जीवन की सुरक्षा किस पर निर्भर करती है, तो वृक्षों की सुरक्षा पर। अगर वृक्ष सुरक्षित है तो हमारा जीवन भी सुरक्षित है। स्वस्थ देश की रचना कर सकता है, कौन कर सकता है, स्वस्थ मन। अगले प्रश्नों को देखेंगे। स्वस्थ रहने की गारंटी क्या है, पेड़ों की रक्षा करना। देखते हैं कहाँ पे दिखा भाई, दुनिया के सभी पेड़ों की रक्षा करना, सी आंसर सही हो जाएगा। वृक्ष की पर्यायवाची नहीं है, नहीं पे आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, क्या नहीं है, द्रुम, पादप, तरु ये सभी है, लेकिन डाल क्या है, डाल पर्यायवाची नहीं है, डी आंसर सही हो जाएगा। स्वस्थ मन सोने के सिंहासन से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि स्वस्थ मन स्वस्थ समाज व देश का निर्माण करता है। एकदम ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए और प्रश्नों को देखेंगे। गद्यांश से जो प्रश्न थे उनको हमने कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से। लास्ट प्रश्न है, प्रमाणिकता का उपयुक्त विग्रह क्या होगा, तो जब हम इसका उपयुक्त विग्रह करेंगे तो क्या आएगा निकल करके, प्रमाण धन इक धन ता, क्या होगा, सी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। अध्यापक द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में संलग्न बच्चों के साथ अंतःक्रिया संदर्भानुसार भाषा और संप्रेषण विकसित करने में सहायता करती है। एकदम परफेक्ट है। और भी देखते हैं और क्या क्या प्रश्न कह रहे हैं। जब वे खेल रहे हैं तब भाषा अधिगम को बोझिल बनाती है, नहीं ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा। ज्ञान को प्रमाणित स्रोत प्रदान करती है, नहीं।
भाषा के खेलों द्वारा बच्चों को उनके घर की भाषा सीखने में सहायता करते हैं। सही आंसर एकदम परफेक्ट क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा संदर्भानुसार भाषा और संप्रेषण विकसित करने में सहायता करती है। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। यदि बच्चे अपने आसपास दो भाषाएं सुनते हैं तो दो भाषाएं सुनने का यह अवसर क्या करेगा? बच्चों को वंचित रखेगा? नहीं। बच्चों को लाभ पहुंचाएगा? एकदम परफेक्ट है, बच्चों को लाभ पहुंचाएगा। और देखते हैं किसी भी तरह प्रभावित नहीं करेगा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। पारस्परिक रूप से बाधित तो करेगा? नहीं, फायदा ही करेगा, तो बच्चे को लाभ पहुंचाएगा। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से बच्चों के भाषा विकास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो चलिए इसको देखते हैं। उस भाषा का अवसर मिलना एकदम परफेक्ट है। आगे देखते हैं। उस भाषा में प्रयोग एवं अभ्यास करना? नहीं। त्रुटियों में सुधार करना? नहीं। ये आंसर सही हो जाएगा हमारा, उस भाषा का अवसर मिलना। अगले प्रश्न को देखेंगे। लिखना सीखने में कीड़म काटे या स्क्रिबलिंग एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि बच्चे प्रयास करते हैं। जिस दिन से उन्होंने पेन या पेंसिल पकड़ी उस दिन से शब्द एवं अक्षर लिखने का? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अपने लिए चिन्हों से अर्थ निकालने का? एकदम सही हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको सही कथन बताना है, बताइए भाई फटाफट। लिखाई और लेखन एक समान है। लेखन विचारों की अभिव्यक्ति है। एकदम सही हो जाएगा, बी आंसर हमारा। अगले प्रश्न को देखेंगे। हाथ व आंख समन्वयन किस कौशल के विकास को बढ़ावा देगा? तो ये हस्तलेखन को बढ़ावा देगा। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। बुनियादी स्तर पर शिक्षार्थियों को विद्यालय में उनके घर की भाषा में पढ़ाना चाहिए। क्यों? इससे क्या फ़ायदा होगा? तो यह उनकी शिक्षण प्रक्रिया में सहभागिता को बढ़ाएगा। एकदम परफेक्ट है, मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। विद्यालय के शुरुआती दिनों में शिक्षार्थी के घर की भाषा का उपयोग करना? तो क्या होगा इसमें? आगे देखते हैं ऑप्शन। शिक्षकों पर बोझ बढ़ाता है? नहीं। सभी के लिए अधिक प्रकृति एवं तनाव भरा है? नहीं, तनाव भरा नहीं है। हमेशा अधिगम उद्देश्यों में सुधार को बढ़ावा देता है। घर से विद्यालय में सहज परागमन को समन्वित करता है। एकदम डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। योगात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य उपलब्धि में सुधार करना? नहीं। एक इकाई के अध्ययन की शुरुआत में विद्यार्थी की समझ पर तथ्य या आंकड़े एकत्रित करना? नहीं। शिक्षण एवं विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार हेतु विद्यार्थियों की समझ के वर्तमान स्तर का मूल्यांकन करना? नहीं। उपलब्धि का मापन करना एवं गुणवत्ता स्थापित करना? डी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। विविध परिस्थितियों में भाषा का उपयुक्त एवं प्रभावी उपयोग करने के लिए हमें आवश्यकता है। किस बात की आवश्यकता है भैया? चलिए देखते हैं। व्याकरण के नियमों को जानने की? नहीं। प्रत्येक व्याकरणिक पद की परिभाषाएं? नहीं, परिभाषाएं निगेटिव वर्ड है। पीआरटी लेवल पे आप पढ़ रहे हैं तो परिभाषाएं एक। व्याकरण के प्रति व्यवस्थित ध्यान केंद्रित करने की? नहीं। संदर्भ के अनुसार व्याकरण के उपयोग पर ध्यान देने की? डी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की कक्षा के लिए सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? चलिए देखते हैं। निगेटिव है, आपको यहाँ पे गोला बना लेना है। कक्षा में उठ रहे शोर का तात्पर्य है कि शिक्षार्थी अधिगम में शामिल है। ऐसा नहीं है भाई, शोर का मतलब ऐसा नहीं होता, तो ये तो गलत हो जाएगा। आगे देखिए। एक अनुशासित कक्षा वह है जो शिक्षार्थी शांत बैठे और शिक्षक अच्छा पढ़ा रहे हों। तो देखिए हमसे निगेटिव पूछा गया है और आप निगेटिव में जब देखेंगे शिक्षार्थी शांत बैठा है तो ये क्या है? गलत है। शिक्षार्थी को कैसा होना चाहिए? एक्टिव होना चाहिए। और एक्टिव जब होगा तभी वो क्या होगा? एकदम परफेक्ट क्लास होगी और उसमें शोर भी
होगा। तो हर हमसे निगेटिव पूछा तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को भी देखेंगे। और प्रश्न क्या है, क्या इससे भी उपयुक्त निगेटिव कोई है क्या? चिंतन करना, समूह बनाना, साझा करना, यह सब समूची कक्षा की गतिविधि में संलग्न करने के तरीके हैं। ये गलत हो जाएगा। आप प्रश्न के अनुसार गलत हो जाएगा, वैसे ही ये सही है, लेकिन हमें निगेटिव बताना है तो इसके अनुसार ये गलत हो जाएगा। एक शिक्षक शिक्षार्थियों से एक कहानी पर भूमिका निर्वाह करवाती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमसे तो निगेटिव पूछा है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? बी। अगले प्रश्न को देखेंगे। व्याकरण के अभ्यास संदर्भ के अनुसार होने चाहिए। एकदम सही बात है। व्याकरण, अभी हमने प्रीवियस प्रश्न में भी देखा था कि व्याकरण का अभ्यास कैसा होना चाहिए, संदर्भ के अनुसार होना चाहिए। ए आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नोम चोम्स्की द्वारा सुझाया गया है? देखते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो चोम्स्की के महोदय द्वारा सुझाया गया है। तो चलिए हम देखेंगे। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसमें भाषा की बुनियादी योग्यता नहीं होती है। बच्चे जिस संस्कृति में जन्म लेते हैं उसके अनुसार भी विभिन्न तरीकों से एवं विभिन्न गति से भाषा सीखते हैं। भाषा अर्जित करने की नैसर्गिक मानवीय योग्यता होती है। बिल्कुल सही है, सी आंसर सही हो जाएगा। चोम्स्की महोदय का मानना था कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की नैसर्गिक योग्यता, मानवीय योग्यता होती है। आगमनात्मक विधि प्रारंभ होती है, तो ये परिचित से अपरिचित, बच्चा जो जानता है उससे अननोन की तरफ। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे और आज के प्रश्नों की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न को देखेंगे। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी अंगुलियों से रेत से भरी ट्रे में वर्णमाला के अक्षर लिखने के लिए कहती है। यह गतिविधि कैसी है? तो चलिए देखते हैं। कक्षा में क्रीड़ा में परिवेश को बढ़ावा देना, ठीक है। आगे देखते हैं इससे अच्छा है क्या? उनमें साफ एवं गंदे हाथों में अंतर की समझ बनाना, ऐसा है ही नहीं, वो ट्रे में अक्षर लिखवा रही है तो उससे संबंधित गतिविधि जो होगी वही सही होगी। वैसे तो सारी सही हैं। उनके सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों को मजबूत करना, सी आंसर सही हो जाएगा। उनके सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों को मजबूत करने के लिए वो क्या कर रही है? बालू पे अक्षर लिखवा रही है, वर्णमाला के अक्षर लिखवा रही है। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। 2015 से 2025 तक के जो भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्न आपको चैनल पर मिल जाएंगे। आप लोग क्या करिए, चैनल पर विजिट करिए, वहाँ जाकर के देखिए, आपको सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला मिल जाएगी। आप लोग आराम से देखिए और प्रीवियस ईयर आपको बहुत आसानी से पास करवा देगा। आपको कुछ भी कंटेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।